हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, हमारी थ्योरम थी साइक्लिक ग्रुप की। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज़ ऑल्सो साइक्लिक। दैट मीन्स एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका हर सब ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये हमें शो करना है। एक साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो मैं मान लेती हूँ कि जी क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप, और उसका जनरेटर मैं मान लेती हूँ ए है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि जी क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका जनरेटर क्या है, ए है। ठीक है, अब मुझे क्या शो करना है उसका, अब मुझे क्या लेना है, इस साइक्लिक ग्रुप का एक सब ग्रुप लेना है। तो मैं मान लेती हूँ, और इस साइक्लिक ग्रुप के दो सब, एक तो इम्प्रॉपर हो सकते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप हो सकते हैं। इम्प्रॉपर में कौन से आते हैं, एक तो जी खुद आता है और एक आइडेंटिटी आता है। ठीक है, तो अगर आइडेंटिटी है तब भी वो साइक्लिक होगा, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है और इसका जनरेटर ये खुद ही होगा, क्योंकि ई की पावर 1 से ही ई खुद जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ई ये साइक्लिक हो जाएगा, और जी है तो जी का हमें साइक्लिक ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर इसके ये अगर सब ग्रुप इसके इम्प्रॉपर सब ग्रुप लिए जाएँ तब तो थ्योरम ऑलरेडी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जी साइक्लिक दिया हुआ है और ई साइक्लिक होता है। ठीक है, तब तो थ्योरम क्या आ जाएगी, ट्रू। तो दूसरा हमारे कौन से इसके सब ग्रुप बचते हैं, प्रॉपर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके प्रॉपर, भाई अगर इसके इम्प्रॉपर सब ग्रुप है तो वो तो क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। अब इसके जो दूसरे सब ग्रुप बच गए हैं प्रॉपर सब ग्रुप, तो हम देखते हैं कि उनके लिए जो प्रॉपर सब ग्रुप हैं वो भी क्या साइक्लिक होंगे या नहीं। ठीक है, तो हम प्रॉपर सब ग्रुप मानते हैं, इसका प्रॉपर सब ग्रुप मानते हैं एच, और एच इसका एक प्रॉपर सब ग्रुप मान लेती हूँ मैं। ठीक है, और मैं मान लेती हूँ प्रॉपर सब ग्रुप होगा, इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी के अलावा एक एलिमेंट ज़रूर होगा। इसमें जो भी प्रॉपर सब ग्रुप होगा उसमें क्या होगा, आइडेंटिटी के अलावा कम से कम एक एलिमेंट होगा। तो मैं मान लेती हूँ ई है और एक एलिमेंट क्या है, ए एम है। ठीक है, जहाँ पे एम क्या है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एम इक्वल टू 0 लेते तो वापस आइडेंटिटी आ जाता है ना। तो एम क्या है, नॉट इक्वल टू 0। मैं मान लेती हूँ कि ये एक सब ग्रुप है, ये एक जी का सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप है, यानी कि इसमें आइडेंटिटी के अलावा एक एलिमेंट ज़रूर है। ठीक है, अब ए की पावर एम की टाइप एलिमेंट मान सकती हूँ, क्योंकि जी क्या है, ए से जनरेटेड है, तो जी का ही तो सबसेट है ना एच। तो जी की जिस तरह के एलिमेंट है उसी तरह के एच में होंगे। तो ए इसमें जी में ए की इंटीग्रल पावर में है, तो यहाँ पे मैंने इसी में से एक एलिमेंट ले लिया, ए की पावर एम। ठीक है, मैंने ये एलिमेंट एच में मान लिए, और मैं साथ में ये मान लेती हूँ कि एम क्या है, एम मैं मान लेती हूँ लीएस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। एस क्या है, लीएस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एस लीएस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। इस तरह की ए एम बिलोंग्स टू एच हो। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये सबसे छोटा इंटीजर है कि ए की पावर एम एच में जाए, यानी कि इससे बड़े, अगर मान लो यहाँ पे तो मैंने 2 ही एलिमेंट शो किए हैं एच में, इस प्रॉपर सब ग्रुप में 2 ही एलिमेंट शो किए हैं। प्रॉपर सब ग्रुप में इससे ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते थे। ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप में, प्रॉपर में क्या होते हैं, ई से तो ज़्यादा और जी से कम, यही एलिमेंट होते हैं। जी में जितने एलिमेंट हैं उससे तो कम होते, और ई सिंगल जो ई वाला है इससे ज़्यादा होते। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने तो यहाँ पे 2 का एग्जांपल लिया, इससे ज़्यादा भी एलिमेंट होते हैं, यानी कि तब होते तो क्या होता है, ए की पावर एम प्लस 1 इस तरह का आता है, यानी कि एम वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है कि ए एम एच में जाए, यानी कि ए एम इसके आगे जो भी एलिमेंट आएंगे वो ए की पावर एम से ज़्यादा वाले आएंगे, यानी कि ए की पावर एम प्लस 1। ठीक है, इस तरह के आएंगे, यानी कि एम की जो लीस्ट पावर है, एम क्या है कि जो लीस्ट पावर है वो मैं मान रही हूँ कि एम क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। इस तरह की ए की पावर एम क्या है, एच में है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये शो करूँगी कि एच जो है वो ए की पावर एम से ही जनरेटेड है। मैं यहाँ पे ये शो कर दूँगी कि एच है वो ए की पावर एम से ही क्या है, जनरेटेड है। अगर एच एम ए की पावर एम से जनरेटेड होगा तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही शो करना चाहती हूँ कि एच क्या है, ए की पावर एम से जनरेटेड है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैंने एच क्या है, ई तो है ही है, ए की पावर एम है, मैंने माना है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और अदर एलिमेंट मान लो कुछ भी, ए की पावर मान लो एन है, और भी कोई एलिमेंट है तो। ठीक है, अब मैंने इसमें अदर एलिमेंट मान लिया कि लेट ए एन बिलोंग्स टू एच। मैंने मान लिया कि एच में एक अदर एलिमेंट क्या है, एन, ए की पावर एन, अदर एलिमेंट क्या है, ए की पावर एन एच में, तो ऑब्वियसली क्या है, एन ग्रेटर देन एन, क्योंकि एम तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर माना हुआ है मैंने, एम क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब इसके एम ए के ऊपर जो और पावर लगेंगी वो क्या होंगी, एम से ज़्यादा होंगी। दैट मीन्स एन ग्रेटर देन एम। तो हाँ, एन जहाँ एन ग्रेटर देन एम हो गया तो हम डिवीजन एलोगरिथम लगा देते हैं, एन को किससे डिवाइड कर देते हैं, एम से। तो क्या आएगा, एन इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ मैं, एम क्यू प्लस आर, यानी कि देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर बिलोंग्स टू जेड, कि क्यू और आर 2 ऐसे इंटीजर हमें जेड में मिलेंगे कि सच दैट कि एन इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से इक्वल और 0 से बड़ी, और किससे छोटी रहेगी, एम से डिवाइड कर रहे हो तो एम से छोटी रहेगी। ठीक है, एन इक्वल टू एम क्यू प्लस आर हो गया है, जहाँ पे आर की वैल्यू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एम से छोटी रहेगी। ठीक है,
यहाँ पे ये हो गया। अब मैं यहाँ पे निकालती हूँ ए की पावर एम की वैल्यू। एक मिनट देखो, मैंने जस्ट ए सेकेंड, एन इक्वल टू क्या लिख दिया है, एम क्यू प्लस आर। ओके, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी और एम से छोटी। ठीक है, अब मैं वैल्यू निकालती हूँ, क्या है ए की मैं यहाँ पे ये शो करूँगी कि देखो, मैं यहाँ पे एक आर इक्वल टू क्या लेके आऊँगी, 0 लेके आऊँगी, क्योंकि तभी एन क्या होगा, एम क्यू। भाई मुझे क्या शो करना है, एच इक्वल टू क्या शो करना है, ए की पावर एम, इससे यानी कि एच पूरा का पूरा किससे जनरेटेड होना चाहिए, ए की पावर एम से। इसका मतलब एच में जो भी एलिमेंट आए वो क्या होना चाहिए, ए की पावर एम के इंटीग्रल के रूप में शो होने चाहिए, यही होना चाहिए ना। भाई एच को अगर मैं एच का जनरेटर एम शो करना चाह रही हूँ, इसका मतलब एच में जो भी एलिमेंट आए वो किसके रूप में शो हो, ए की पावर एम के इंटीग्रल के रूप में, यानी कि ए की पावर एम ये है, इसकी इंटीग्रल पावर होगी क्यू, क्योंकि क्यू है जेड में। ठीक है, ये शो होना चाहिए इसका मतलब। और अब भी मैंने एलिमेंट किस, एच का एक और एलिमेंट क्या माना था, ए की पावर एन। अभी मैंने एच का जो एलिमेंट माना था वो क्या माना था, ए की पावर एन माना था, है ना, ए की पावर एन माना था। तो इस ए की पावर एन को मैं अगर ए इक्वल टू एम की पावर क्यू के रूप में शो कर दूँ, इस ए की पावर एन को एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया एच का और उसको मैंने किस में शो कर दिया, ए की पावर एम की इंटीग्रल में शो कर दिया। तो इसका मतलब मैं एच के हर एलिमेंट को इसकी इंटीग्रल में शो कर सकती हूँ, ए की पावर एम के। तो मैं कह दूँगी कि एच क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप। और ए की पावर एन को मुझे ए की पावर एम क्यू शो करने के लिए मुझे क्या शो करना पड़ेगा, आर की वैल्यू क्या शो करनी पड़ेगी, 0, क्योंकि तभी एन इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, एम क्यू होगा। एन इक्वल टू एम क्यू का वो जो आर इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे यही शो करना चाहूँगी कि आर इक्वल टू 0। तो देखो इसको कैसे करते हैं हम, यहाँ पे देखो हम मान के चले थे एन इक्वल टू एम क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ पे आर की वैल्यू है 0 से बड़ी और एम से छोटी। ओके, यहाँ पे इसका मतलब एन माइनस एम क्यू क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब सिंस देखो ए की पावर इसको, और ये जो आर की वैल्यू 0 है, मैं कंट्राडिक्शन से लेके आऊँगी। कंट्राडिक्शन से कैसे लेके आऊँगी, मैंने क्या माना है कि ए की पावर एम किस में है, एच में। ठीक है, ए की पावर एम किस में है, एच में। ए की पावर एम एच में है, तो ऑब्वियसली ए की पावर एम का अगर मैं पावर क्यू लगाऊँ वो भी किस में जाएगा, एच में। क्यों, क्योंकि ए की पावर एम और इसकी पावर क्यू का मतलब क्या हुआ, ए की पावर एम कितने टाइम्स ऑपरेट है, क्यू टाइम्स। और बाई क्लोजर ए एम एच का एलिमेंट है और एच एक सब ग्रुप है, तो बाई क्लोजर ए की पावर एम की होल पावर क्यू किस में जाएगी, एच में। दैट मीन्स ए एम क्यू किस में जाएगा, एच में। ए एम क्यू अगर एच का एलिमेंट है, ए की पावर एम क्यू अगर एच का एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली इसका इन्वर्स भी क्या होगा, ए की पावर एम क्यू का इन्वर्स, जो कि क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, ए माइनस एम क्यू हो जाएगा, वो भी किस में जाएगा, एच में। क्योंकि एच क्या है, एक सब ग्रुप, यानी कि ग्रुप की प्रॉपर्टी तो होल्ड करता ही है, एक सब ग्रुप है। तो और ये एलिमेंट इसमें है, तो इसका इन्वर्स भी इसमें होगा। दैट मीन्स ए की पावर माइनस एम क्यू भी किस में जाएगा, एच में। अब देखो ए की पावर माइनस एम क्यू एच में है और ए की पावर एन भी मैंने एच में माना है। ए की पावर एन को मैंने एच में माना था ना, और ए की पावर माइनस एम क्यू भी एच में जा रहा है, तो बाई क्लोजर इन दोनों का प्रोडक्ट भी किस में जाएगा, एच में जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एच में जाएगा। इसका मतलब ए की पावर एन डॉट ए की पावर माइनस एम क्यू, यानी कि ए की पावर ये क्या हो गया, एन माइनस एम क्यू हो गई, और एन माइनस एम क्यू की वैल्यू क्या है, आर, यानी कि ए की पावर आर मेरा किस में चला गया, एच में। क्योंकि ए की पावर एन एच में, ए की पावर माइनस एम क्यू एच में है, तो बाई क्लोजर ए की पावर एन डॉट ए की पावर माइनस एम क्यू किस में जाना चाहिए, एच में। और ए की पावर एन माइनस एम क्यू क्या बनता है, एन माइनस एम क्यू की वैल्यू आर है, जो कि क्या बनता है, ए की पावर एच, और वो किस में चला गया, एच में। अब देखो मेरे यहाँ पे मुझे एक कंट्राडिक्शन मिल गया। क्या कंट्राडिक्शन मिला मुझे कंट्राडिक्शन ये मिला कि ए की पावर आर बिलोंग्स टू क्या आ गया मेरा, एच, लेकिन आर की वैल्यू में क्या है, 0 से बड़ी और एम से छोटी। लेकिन मैंने तो क्या कहा था कि एम क्या है, लीएस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। मैं तो ये मान के चली थी कि एम क्या है, लीएस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि इससे छोटी पावर का, एम से छोटी पावर का इंटीजर ये ए आर, जो कि ये है ए आर, इस क्योंकि आर क्या है, एम से छोटा है, एच में होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि मैं तो सबसे छोटा क्या मान के चली थी, ए की पावर एम मान के चली थी। सब क्या होंगे, उससे बड़े होने चाहिए थे सब, और भी जितने आते हैं वो ए एम प्लस 1 ए एम प्लस 2 इस टाइप में आने चाहिए थे। ठीक है, यानी कि ए की पावर एम से बड़े आने चाहिए थे, क्योंकि मैं तो एम को लीस्ट पॉजिटिव मान के चली थी। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या शो कर दिया कि ए की पावर आर, यानी कि एम से छोटी पावर का मैंने किस में शो कर दिया, एच में, जो कि मुझे क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन मिल गया। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, 0 तो हो ही सकती है, क्योंकि हर एलिमेंट के ऊपर पावर 0 होती है, तो आइडेंटिटी मिलती है।
ठीक है। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, एक कंट्राडिक्शन मिला, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ 0 हो सकती है, इनके बीच की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब आर इक्वल टू क्या होगा, 0। और जैसे ही आर इक्वल टू मेरे पास 0 होगा तो मेरे पास क्या था, एन इक्वल टू एम क्यू प्लस आर था, एन इक्वल टू एम क्यू प्लस आर था, और आर इक्वल टू 0 हो गया, दैट मीन्स एन इक्वल टू क्या हो गया, एम क्यू। और इसका मतलब हमने एलिमेंट माना था ए एन बिलोंग्स टू एच माना था, ए एन एच में माना था, तो ए की पावर एन कैसे लिखा जाएगा, ए की पावर एम क्यू, एन की वैल्यू एम क्यू है, ये लिखा जाएगा। या फिर ऐसे कहूँ कि ए एम की होल पावर क्यू, क्यू क्या था, जेड में। इसका मतलब एच का एक एलिमेंट मैंने किसकी पावर में शो कर दिया, ए एम की इंटीग्रल पावर में मैंने शो कर दिया इसको। इसका मतलब इसका एच का हर एलिमेंट ए एम की इंटीग्रल पावर में शो कर सकती हूँ, यानी कि एच पूरा का पूरा किससे जनरेटेड हो जाएगा, ए एम से, और इससे जनरेटेड हो गया, इसका मतलब जनरेटर मिल गया, तो दैट मीन्स एच क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप, और यही हमें शो करना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज़ इनफाइनाइट। अब हमें शो करना है कि जो अभी तो हमने क्या प्रूफ किया था कि इसका कोई भी सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक। अब हम प्रूफ करना चाहते हैं कि अगर उसका ऑर्डर क्या होगा, यानी कि अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो इनफाइनाइट ग्रुप है तो उसका जो साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये हमें शो करना है। तो देखो हमने क्या कहा, हमें पता है, हम क्या माने, जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, मैं मान लेती हूँ ए क्या उसका जनरेटर, तो जी क्या है, एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, हमने क्या मानिए, जी क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो यानी कि इसका जनरेटर ए मान लिया, ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसका एक सब ग्रुप मैं मान लेती हूँ एच है, जी का एक सब ग्रुप क्या मान लेती हूँ मैं, एच है, और वो मान लेती हूँ मैं ए एम से जनरेटेड है, ए की पावर एम से। ठीक है, जहाँ पे एम क्या है, लीएस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एम क्या है, लीएस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एम को मैंने लीएस्ट पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, जो भी मैंने पीछे माना हुआ है। ठीक है, ये इसका क्या है, एक सब ग्रुप। अब मुझे शो क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ एच क्या है, इनफाइनाइट, मुझे ये शो करना है ना, मुझे ये तो शो करना है। तो मैं मान लेती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं मान लेती हूँ कि ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू मैं मान लेती हूँ पी, और पी मैं मान लेती हूँ फाइनाइट। ओके, पी में मान लेती हूँ पी बिलोंग्स टू एन है, नेचुरल नंबर, और मैं क्या मान लेती हूँ, ऑर्डर ऑफ एच क्या है, मुझे शो तो क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और मैं मान लेती हूँ कि ऑर्डर ऑफ एच क्या है, एक फाइनाइट नंबर पी मान लेती हूँ। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ एच पी है तो एच का जनरेटर क्या है, एम, सॉरी एच का जनरेटर क्या है, ए की पावर एम, एच का जनरेटर ए की पावर एम है, एच भी एक साइक्लिक सब ग्रुप है ना, तो जो एच का ऑर्डर होगा वही ए की पावर एम का होगा, क्योंकि जनरेटर का और जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एच अगर पी है तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम वो भी क्या होगा, पी होगा, और ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम पी होगा। इसका मतलब ए की पावर एम की पावर पी इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, ई, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू अगर एन होता है तो ए की पावर एन इक्वल टू ई होता है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम इक्वल टू पी है। दैट मीन्स ए की पावर एम की होल पावर पी क्या होगा, ई। दैट मीन्स ए की पावर एम पी इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, ई। अब ए की पावर एम पी इक्वल टू ई आ गया तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी कि ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एम पी। देखो मेरे पास क्या आ गया कि ऑर्डर ऑफ मेरे पास आ गया ए की पावर एम पी इक्वल टू ई आ गया, ए के ऊपर एम पी पावर लगाती है तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाती है। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो क्या होगा, एम पी से छोटा या ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर हो सकता है, यही तो होगा भाई। ये जब हम लिखते हैं कि ए की पावर एन इक्वल टू अगर ई लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, लेस देन इक्वल टू एन, या तो एन के बराबर है या एन से छोटा होगा, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एम पी। इसका मतलब एम पी तो क्या है, फाइनाइट नंबर हो गया, क्योंकि एम लीस्ट पॉजिटिव से दिया हुआ था, पी भी हमने एक नेचुरल नंबर फाइनाइट नंबर माना है, तो क्या होगा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, फाइनाइट नंबर से छोटा हो गया। मतलब एक फाइनाइट संख्या हो गई ना, एम पी कोई भी संख्या मान लो, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर हो सकता है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए, इसका मतलब क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। अब ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट हो गया तो ऑर्डर ऑफ जी भी फाइनाइट हो गया। क्यों, क्योंकि जी क्या है, जी तो क्या है, साइक्लिक ग्रुप, जी तो क्या है, साइक्लिक ग्रुप, और ए उसका जनरेटर है, तो जो जनरेटर का ऑर्डर होगा वही ग्रुप का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो अगर क्योंकि जी साइक्लिक ग्रुप है तो ए का ऑर्डर अगर फाइनाइट है तो जी का भी ऑर्डर क्या आ गया, फाइनाइट हो गया, जो कि क्या आ गया हमारा कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमें तो दिया क्या हुआ था कि जी क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप है, हमें तो क्या दिया हुआ था, जी क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप है, तो ये क्या आ गया, इसका कंट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था, हमारा सपोजिशन हाइपोथेसिस वो क्या है, गलत है। हमने क्या हाइपोथेसिस ली, हम मान के चले थे कि ऑर्डर ऑफ एच क्या है, फाइनाइट है,
हम यही मान के चले ना कि ऑर्डर ऑफ एच फाइनाइट है, तो हमें क्या मिल गया, एक कंट्राडिक्शन मिल गया। इसका मतलब जो हमारी हाइपोथेसिस है कि ऑर्डर ऑफ एच फाइनाइट है वो क्या है, रॉन्ग है। दैट्स मीन ऑर्डर ऑफ एच है वो क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ जी इक्वल टू जनरेटेड बाई ए, if G equal to generated by A is a cyclic group of order n and H equal to generated by A की power s, then H is a cyclic subgroup of G is of order n by D where D is HCF of n and S। हमें शो करना है, हमें दिया हुआ है कि G क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका जनरेटर क्या दिया हुआ है, A है। ठीक है, और हमें इस ऑर्डर ऑफ G भी साथ में दिया हुआ है, n है। साथ में हमें दिया हुआ है कि G का एक सब ग्रुप है H, साइक्लिक सब ग्रुप जो कि साइक्लिक होगा, वो क्या है, ए एस से जनरेटेड है। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ऑर्डर ऑफ जो H होगा वो क्या होगा, n बाई डी, वे D क्या है, D है HCF ऑफ, यानी कि जो हम मैसेप है बोलते हैं, मैस है किसका, n और s का। ठीक है, देखो अभी हमने जो थ्योरम की है ना वो इनफाइनाइट ग्रुप के लिए की है, ये दोनों का मिक्सर है, इसमें इनफाइनाइट के लिए भी ट्रू हो जाएगी और ये फाइनाइट के लिए भी। अभी हमने किया था कि अगर ग्रुप क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट। अगर जैसे आपको ग्रुप क्या होता, फाइनाइट होता, मान लो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता, ठीक है, अगर ग्रुप क्या होता, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता, ठीक है, तो और उसका सब ग्रुप मान लो एच है, तो उसका ऑर्डर निकालना होता तो वो किससे निकालता, इससे। ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू क्या होता, जो हमारा ग्रुप दिया है उसका ऑर्डर एन अपॉन डी, डी क्या है, इसका जो जनरेटर है एस और ये एन, इनका HCF। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मतलब आगे ही है, इसकी नेक्स्ट ही थ्योरम होगी ना, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट ग्रुप के लिए थी, इनफाइनाइट का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, मतलब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो सब ग्रुप बनेगा वो भी इनफाइनाइट बनेगा। अब अगर ग्रुप मान लो फाइनाइट होता साइक्लिक ग्रुप, तब उसके जो H का सब ग्रुप का ऑर्डर निकालते तो वो किस थ्योरम से निकलेगा, इससे। तो देखो यहाँ पे देख, एक मिनट, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ G क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, G का जनरेटर क्या है, A है, H है वो AS से जनरेटेड है, और हमें ऑर्डर ऑफ H क्या शो करना है, n शो करना है, सॉरी n बाई D शो करना है, जहाँ पे D क्या होगा, HCF ऑफ n एंड S। ठीक है, ये तो हमें शो करना है। ओके, ये हमें D भी पता है कि D क्या है, HCF ऑफ n S। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैं मान लेती हूँ, मानने से पहले मैं यहाँ पे ये देख लेती हूँ कि D क्या है, N और S में HCF, इसका HCF है, तो मैं यहाँ पे इसका मतलब ये लिख सकती हूँ D क्या है इनमें, यानी कि N और S में जो कॉमन हुआ वही तो है। HCF क्या होता है, HCF यही तो होता है, जो कॉमन पार्ट होता है वही तो होता है। ठीक है, D क्या होता है, जो HCF यही तो होता है, जो इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन है वो आ जाता है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब N को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका मतलब N इक्वल टू मैं RD लिख सकती हूँ, R बिलोंग्स टू क्या होगा, Z, और S इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, QD लिख सकती हूँ, R बिलोंग्स टू Z। भाई जैसे मैं ये कहूँ कि N की वैल्यू मान लो 4 है और S की वैल्यू कितनी है, 12 है। ठीक है, तो D कितना होगा, इसका HCF, इनमें कॉमन क्या है, 4 आता है ना, तो N को मैं क्या लिखती, R मेरा क्या हो जाता है 3 और D है 4। ठीक है, S क्या होता है Q, S का सॉरी N तो 1 गुणा 4 होता है, N की वैल्यू 4 है ना, ये था S की वैल्यू की लिख जाती है 3 गुणा 4। ठीक है, तो ये तो मेरा D रहा और ये मेरे Q और R रहे। ठीक है, यही तो लिखा जाता है, N इक्वल टू क्या लिखा जाता है, जो कॉमन पार्ट है R गुणा D, Q गुणा D, तभी तो D HCF में आ गया इनके, है ना, जहाँ पे R और D क्या होंगे, और R और D में क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। भाई जब D क्या है, N और D क्या है, N और S का HCF है ना, इसका मतलब इनमें कॉमन पार्ट D है, तो इसका मतलब जो बच गए R और Q वो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन होता तब तो वो D में आ ही जाता, वो D में ही आ जाता, कुछ कॉमन होता तो वो D में ही आ जाता, है ना। इसका मतलब यहाँ पे R और Q क्या है, 1, R और Q क्या है 1, यानी कि ये रिलेटिवली को प्राइम है। ठीक है, सापेक्ष अभाज्य है, यानी कि R और Q में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, या फिर ये कहूँ कि R Q का जो HCF आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमने क्या शो कर दिया, मैंने N इक्वल टू क्या लिया है, RD, और S इक्वल टू लिया है मैंने QD। ठीक है, D वहाँ पे आपको पता ही है, HCF ऑफ N एंड S। ओके, अच्छा अब मुझे देखो
ऑर्डर ऑफ एच निकालना है तो मैं मान लेती हूँ कि ऑर्डर ऑफ एच क्या है, एम है। मैं मान लेती हूँ ऑर्डर ऑफ एच क्या है, एम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच फाइंड आउट करना है मुझे, तो मैं ऑर्डर ऑफ एच मान लिया एम है। और ओ एच क्या है, एच किससे जनरेटेड है, ए की पावर एच से। एच किससे जनरेटेड है, ए की पावर एच से। तो जो एच का ऑर्डर होगा वही क्या होगा, इसके जनरेटर का ऑर्डर। भाई एच एक साइकिल ग्रुप तो है ही, तो जो एच का ऑर्डर होगा वही इसका ए एस का ऑर्डर होगा। इसका मतलब अगर एच का ऑर्डर एम है तो ए एस का भी क्या होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए एस भी क्या होगा, एम। और ऑर्डर ऑफ ए एस एम होगा, इसका मतलब क्या होगा, ए एस की पावर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई। इसका मतलब क्या हो गया, भाई ऑर्डर ऑफ ए एन होता है तो ए की पावर एन ई होता है। तो ऑर्डर ऑफ ए एस अगर एम है तो ए एस एम की पावर ए एस की होल पावर एम क्या होगा, ई। दैट मीन्स ए की पावर एम एस क्या हो गया, ई। और एक हमने थ्योरम पढ़ी थी ग्रुप थ्योरी में स्टार्टिंग में कि अगर जी एक ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है, ऑर्डर ऑफ ए एन है, तो बहुत इम्प्लाइज पढ़ा था कि ए की पावर एम इक्वल टू ई होगा, ए की पावर एम इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ये नहीं है, ए की पावर एम इक्वल टू ई होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एम इक्वल टू क्या हो, एन की, यानी कि एम क्या हो, एन का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे वही थ्योरम काम में लेंगे, ए की पावर एम एस, ए की पावर एम एस क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ए की पावर एम एस क्या आ रहा है, ई आ रहा है। इसका मतलब जहाँ जैसे ये था ना, ए की पावर एम क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो एम क्या होना चाहिए था, इसका क्यू गुणा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मैं ये कहूँ कि ये जो एम एस है, ये जो एम एस है वो क्या होना चाहिए, एम एस इक्वल टू एन। ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर क्या है, एन है ना, क्योंकि यहाँ हमारे पास ए का ऑर्डर क्या है, एन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सॉरी जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप, उसका जनरेटर क्या है, ए। और ऑर्डर ऑफ जी मुझे क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ जी मुझे एन दिया हुआ है, तो जी का, तो जो जी एक साइक्लिक ग्रुप है तो जो जी का ऑर्डर होगा वही इसके जनरेटर का ऑर्डर होगा। तो इसका मतलब जी का ऑर्डर एन है तो ए का भी एन है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए एन है और ए की पावर एम एस इक्वल टू ई है। इसका मतलब एम एस क्या होगा, एन गुणा क्यू, तो हमने पहले से एस इक्वल टू क्यू डी में यहाँ मान रखा है, तो मैं यहाँ पे इसको एन गुणा मतलब कुछ ना कुछ मल्टीपल मान लेती हूँ। मान लो मैंने इसको एक्स मान लिया, ठीक है। एम एस इक्वल टू क्या होगा, एन गुणा एक्स। इसका मतलब जो एन है वो किसका डिवाइज़र होगा, एम एस का। इसका मतलब ये जो, भाई इसका मतलब यही तो है, एम एस क्या है, जो एम एस है, ये जो संख्या है ये किसका मल्टीपल है, एन का। इसका मतलब एन क्या है, एम एस को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ कि एन क्या है, एम एस को डिवाइड कर रहा है। भाई एम एस एन के मल्टीपल के रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब एन क्या है, एम एस को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि एन डिवाइड एम एस, है ना, एन डिवाइड्स एम एस, ठीक है। एन एम एस को डिवाइड करता है। और मैंने स्टार्टिंग में मान रखा था एन इक्वल टू आर डी और एस इक्वल टू क्यू डी, और जहाँ पे डी तो क्या था, एच सी एफ ऑफ एन और एस, और आर और क्यू थे क्या थे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, यानी कि आर और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं था ये, ठीक है। अब देखो एन इक्वल टू एम एस, एन डिविज़र ऑफ एम एस है, एन किसका डिविज़र है, एम एस का। एन की वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं आर डी, एम एस ए कैसा है, एस की वैल्यू क्या है, क्यू डी, ठीक है। तो आर डी एम क्यू डी को डिवाइड करा है तो डी डी तो कॉमन है ही, तो इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, तो आर किसको डिवाइड करेगा, एम क्यू को। अब देखो आर एम क्यू को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स आर सिर्फ किसको डिवाइड कर रहा है, एम को। क्यों, क्योंकि आर क्यू को डिवाइड नहीं कर सकता। क्यू को डिवाइड करने का मतलब तो ये हो गया आर और क्यू में कुछ कॉमन हो गया। भाई आर क्यू को डिवाइड कर रहा होता तो इसका मतलब ये हो गया आर और क्यू में कुछ ना कुछ कॉमन है, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है कि आर और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि सिर्फ क्या है, वन है। इसका मतलब आर सिर्फ, आर अगर एम क्यू को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब आर सिर्फ किसको डिवाइड कर रहा है, एम को। आर सिर्फ किसको डिवाइड कर रहा है, एम को, ठीक है। एक पार्ट मैंने क्या शो कर दिया कि आर किसको डिवाइड कर रहा है, एम को, ओके। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब मैं निकालती हूँ ए एस की पावर आर, आर की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। मैं इसमें रिजल्ट लिख लेती हूँ एक बार, एक मिनट। मेरा क्या आ गया था, एन इक्वल टू क्या आ गया था, आर डी था, एस इक्वल टू क्या था, क्यू डी था, और मैं एक रिज़ल्ट ले आई थी कि मैंने एक रिज़ल्ट लेके आ गई थी कि आर डिवाइड्स एम। मैं इसको एक नंबर दे देती हूँ। अब मैं ए की पावर जो एस है, जो एच का जनरेटर है, उसकी पावर आर निकालती हूँ। तो ये क्या हो गया, ए आर एस, है ना। आर की वैल्यू क्या है मेरे पास,
नहीं आर की नहीं, एस की वैल्यू है मेरे पास क्यू डी, वो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, तो आर क्यू डी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, ए क्यू, ये जो आर डी है इसकी वैल्यू क्या है एन, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करती हूँ ए क्यू एन, तो यहाँ पे इसको मैं वापस लिखती हूँ ए एन क्यू। ये अब मैंने क्या पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ ए मैंने क्या माना था एन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी एन था और जी का जनरेटर क्या था ए था, तो ऑर्डर ऑफ ए भी था एन था, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए भी एन था। ऑर्डर ऑफ ए एन होने का मतलब क्या हो गया, ए की पावर एन क्या आएगी ई, तो ये क्या हो गया ई की पावर क्यू, इसका मतलब ई, इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया ए एस की पावर आर इक्वल टू क्या आ गया ई। तो वापस जैसे मैंने पीछे किया था, सॉरी वही रिपीट हो जाएगा। मैंने एक तो ये लिख रखा है एन इक्वल टू आर डी लिखा हुआ है, एस इक्वल टू क्यू डी लिखा हुआ है, और मैं एक रिजल्ट एक की आई थी आर डिवाइज़र एफ, और अभी मैं ए एस की होल पावर आर की वैल्यू में क्या लेके आ गई ई लेके आ गई। तो जैसे मैंने पीछे किया था ना कि ए एम एस इक्वल टू ई होने पे मैंने क्या कहा था कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो किसको डिवाइड करेगा एम एस को, तो वही थ्योरम यहाँ पे फिर रिपीट होगी। अब ए की पावर एस एज ए एलिमेंट माना जा रहा है और उसके ऊपर होल पावर लगी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जो ए एस है वो किसको डिवाइड करेगा आर को। भाई हमने थ्योरम यही तो काम में ली थी, एक मिनट वापस रिपीट करती हूँ आपको। ओके, हमने थ्योरम क्या काम में ली थी कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है, ग्रुप थ्योरम पढ़ी थी हमने कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है तो ए एम इक्वल टू ई होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एम इक्वल टू क्या हो एन क्यू, है ना, यानी कि एम क्या हो एन क्यू का मल्टीपल। तो यहाँ पे ए एस है, ठीक है, ये एज ए एलिमेंट है, यानी कि जैसे ये ए है, ए की पावर एस को आप एज ए मानो, इसके ऊपर पावर आर लगी, वो क्या आ रहा है ई आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जब एम था वो क्या था एन का मल्टीपल, तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो आर है वो किसका मल्टीपल होगा, ये जो आर है ये आर किसका मल्टीपल होगा, आर जो ऑर्डर ऑफ ए एस होगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए था, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए एस आएगा, तो ऑर्डर ऑफ ए एस का कुछ ना कुछ मल्टीपल वो क्या होगा आर होगा। भाई आर क्या होगा ऑर्डर ऑफ ए एस का कुछ ना मल्टीपल होगा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए एस किसको डिवाइड कर रहा है आर को, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए एस किसको डिवाइड कर रहा है आर को। मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए एस क्या है, ऑर्डर ऑफ ए एस क्या है एम, क्यों, क्योंकि एच क्या है, एच क्या है ए एस से जनरेटेड, और ऑर्डर ऑफ एच मैंने क्या माना था एम माना था। भाई एच किससे जनरेटेड है ए एस से, और ऑर्डर ऑफ एच मैंने एम माना था, तो एच एक साइक्लिक ग्रुप है, तो जो एच का ऑर्डर होगा वही क्या होगा इसके जनरेटर का ऑर्डर, तो ए एस इसका जनरेटर है, तो ऑर्डर ऑफ ए एस भी क्या होगा एम होगा, तो इसका मतलब एम डिवाइड किसका करेगा आर को, ठीक है। तो एक रिजल्ट तो मैं ये लेके आई थी कि आर एम को डिवाइड कर रहा है, दूसरा रिजल्ट मेरे लेके आ गई एम आर को डिवाइड कर रहा है, आर एम को कर रहा है और एम आर को कर रहा है, इसका मतलब एम और आर क्या होंगे बराबर, क्योंकि ये तो तभी हो सकता है भाई आर भी एम को कर रहा है और एम भी आर को कर रहा है, इसका मतलब आर और एम क्या है ऑब्वियसली इक्वल है, तभी ये केस हो सकता है कि आर एम को करे और एम आर को करे, इसका मतलब आर और एम क्या है इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास क्या आ गया एन इक्वल टू क्या था आर डी, एस इक्वल टू था क्यू डी, और मैं आर डिविज़र ऑफ एम किया और एम डिविज़र ऑफ आर किया, तो इन दोनों से मेरे पास क्या आ गया आर इक्वल टू एम आ गया, यहाँ से मैं आर की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास एन बाई डी, ठीक है। एम क्या है ऑर्डर ऑफ एच, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई एन बाई डी, और डी क्या था एच सी एफ ऑफ एन और एस, तो यही तो मुझे शो करना था ऑर्डर ऑफ एच जो साइक्लिक इसका जो सब ग्रुप बन रहा है इसका ऑर्डर मुझे क्या शो करना था एन बाई डी, तो वो मैंने शो कर दिया, ठीक है ओके। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है if A is generator of finite cyclic group of order n, then the other generator of GR of the form A की power R where R is relatively prime to n. That means अगर A क्या है G का जनरेटर है, वो भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का, यानी कि G ये क्या है ये, और ये भी फाइनाइट है, ठीक है, यानी G क्या है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है, जिसका ऑर्डर क्या दिया है मुझे n, यानी कि ऑर्डर ऑफ G और ऑर्डर ऑफ A क्या होगा n होगा ऑब्वियसली, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो जो जी का होगा वो इसके जनरेटर का ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन हो गया, ठीक है। तो हमें शो करना है कि देन द अदर जनरेटर ऑफ जी, अगर इसका कोई जी का जो अदर जनरेटर है ऑफ द फॉर्म ए आर फॉर्म का है, वेयर तो आर इज क्या होगा रिलेटिवली प्राइम टू एन, तो आर क्या होगा एन के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली प्राइम होगा,
यानी कि अगर जी का एक और जनरेटर है ए की पावर आर, तो इसका मतलब आर, इसने क्या कहा, आर क्या है, रिलेटिवली प्राइम टू एन। इसका रिलेटिवली प्राइम टू एन होने का मतलब आर और एन में कुछ भी कॉमन नहीं है। इनका एचसीएफ में निकालूँ तो क्या आएगा, 1। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या शो करना है, मुझे ये शो करना है अगर इनका एचसीएफ जिसको मैं डी बोलती हूँ, इस डी की वैल्यू मुझे क्या शो करनी पड़ेगी, 1 शो करनी पड़ेगी। ठीक है, यही शो करना पड़ेगा मुझे कि आर और एन कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका एचसीएफ जो बना वो मुझे क्या शो करना पड़ेगा, 1, यानी कि डी की वैल्यू जो मैं डी बोल रही हूँ एचसीएफ ऑफ आर है, जो क्या शो करना पड़ेगा, 1। अब हम जानते हैं कि ये हमें गिवन है, इतना सब मुझे दिया है, मुझे तो ये शो करना है। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ ए एन है, जी क्या है, ए आर है। तो हम जानते हैं कि अगर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि ए क्या है, जी का एक एलिमेंट है और उसका ऑर्डर अगर एन है, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी, हमने थ्योरम पढ़ी थी, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी क्या होगा, एन बाई डी, जहाँ पे डी क्या है, एचसीएफ ऑफ एन और पी। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए आर क्या होगा भाई, ए की पावर आर भी क्या होगा, जी का एक एलिमेंट होगा, क्योंकि ए क्या है, ए जी में है, तो ए की पावर आर क्या होगा, ए को आर टाइम ऑपरेट करने पे, तो भाई क्लोजर ये वापस किस में जाएगा, जी में। तो ए जी में है, ए की पावर आर भी किस में है, जी का एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ ए आर क्या होगा, जो ऑर्डर ऑफ ए है एन अपॉन डी, डी का डी मतलब है यहाँ पे एचसीएफ ऑफ आर और एन, डी क्या है, एचसीएफ ऑफ आर और एन। ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है पीछे कि जी एक ग्रुप है, अगर उसके किसी एलिमेंट का ऑर्डर एन है, ऑर्डर ऑफ ए, तो ए की इंटीग्रल पावर जैसे पी है, उसका ऑर्डर क्या होगा, एन बाई डी, डी जहाँ पे क्या है, ए एन और पी का एचसीएफ, तो यहाँ पे ए की पावर आर है, तो आर और एन का एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर क्या हो गया, एन बाई डी, और ऑर्डर ऑफ जी क्या है, ऑर्डर ऑफ ए की इक्वल, और जी का जनरेटर अभी हमने इससे क्या बताया, इसने क्या बताया कि ए की पावर आर वो भी क्या है, जी का एक जनरेटर है। अभी इसने ये शो किया है ना कि ए की पावर आर वो भी क्या है, जी का एक जनरेटर है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ ए आर के इक्वल भी होगा। इसका मतलब ये किसके इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल भी, क्योंकि ए की पावर आर भी इसका एक जनरेटर है, इसका एक जनरेटर है, तो जो जी का ऑर्डर होगा वही इसके जनरेटर का। तो ऑर्डर ऑफ ए आर अगर एन बाई डी है तो यही ऑर्डर ऑफ जी होना चाहिए, और ऑर्डर ऑफ जी मुझे क्या दिया हुआ है, एन, तो इसको एन बाई डी, इसके हिसाब से एन बाई डी है, इसके हिसाब से एन है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो एन बाई डी इक्वल टू एन, दैट मीन्स डी इक्वल टू क्या आ गया, 1, दैट मीन्स डी इक्वल टू क्या आ गया, और 1। और यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि डी यहाँ पे क्या है, आर और एन में कॉमन ही तो है, और ये मुझे क्या करना था, 1, और ये 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट थ्योरम है, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोसेस प्रॉपर सब ग्रुप। हमें क्या शो करना है कि कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, जैसे जी है वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, यानी कि ए से जनरेटेड और फाइनाइट है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ जी क्या है, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल है, और वो फाइनाइट है। लेकिन हमें क्या करना है, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर, इसका ऑर्डर जी का क्या दिया हुआ है, कंपोजिट। कंपोजिट होने का मतलब है ऑर्डर ऑफ जी कैसे लिखा हुआ होगा, एम एन, जहाँ पे एम और एन दोनों क्या नहीं होंगे, 1, यानी दो संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाए। ठीक है, कंपोजिट होने का मतलब दो संख्याओं के प्रोडक्ट में लिखा जाए, जहाँ पे एम और एन क्या हो, दोनों ही क्या नहीं हो, 1 नहीं हो, यानी कि जैसे ऑर्डर ऑफ, इसका मतलब एटलीस्ट 4 तो होगा ही, 2 गुना 2। ठीक है, ठीक है, या क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी अगर मान लो मतलब प्राइम नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर ऑर्डर ऑफ जी प्राइम नहीं है, उसके अलावा कुछ भी है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी अगर ऑर्डर ऑफ जी अगर एक प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि 2, 3, 5, 7 जो ये अभाज्य संख्या होती है वो नहीं है, उसके अलावा कुछ अगर, तो वो कंपोजिट ऑर्डर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑर्डर ऑफ जी क्या है, एक कंपोजिट ऑर्डर है, मतलब जी का ऑर्डर क्या है, जो साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो यानी कि एम एन लिखा जाएगा, यानी कि एम और एन क्या है, दोनों इक्वल 1 नहीं है। ठीक है, तो वो कंपोजिट हो गया। तो हमें शो करना है कि वो एक प्रॉपर सब ग्रुप रखेगा, यानी कि उसका एक जो सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप, वो उसका प्रॉपर सब ग्रुप मतलब ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, ये शो करना है हमें। ठीक है, तो इसका मैं एक सब ग्रुप मान लेती हूँ एच। ठीक है, मैं क्या इसका सब ग्रुप मान लेती हूँ एच, और वो मैं मान लेती हूँ किससे जनरेटेड है, ए की पावर एम से। ठीक है, इसका एक सब ग्रुप मान लेती हूँ मैं एच। ठीक है, जी का एक सब ग्रुप है, साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक होगा, और इसलिए मैंने इसका जनरेटर मान लिया ए की पावर एम। ठीक है, ये इसका जनरेटर हो गया। अब ऑर्डर ऑफ एच क्या आएगा, अभी हमने पीछे वाली थ्योरम पढ़ी है ना, ऑर्डर ऑफ एच, कि ऑर्डर ऑफ एच क्या होता है,
ऑर्डर ऑफ जी एन बाई डी पढ़ा है ना, तो एन तो ऑर्डर ऑफ ये एन क्या था, जो जी का ऑर्डर है, तो जी का ऑर्डर यहाँ पे एम एन है तो एम एन आ जाएगा, एम एन अपॉन डी। डी क्या था भाई, हमने अभी जस्ट थ्योरम पढ़ी थी ना, पीछे वाली थ्योरम, कोरोलरी से जस्ट पीछे थ्योरम पढ़ी थी ना कि जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर क्या है, ये जी साइक्लिक ग्रुप है, इसका ऑर्डर हमने एन पढ़ा था, ठीक है। एच उसका एक सब ग्रुप है, यानी ओ ए एस से जनरेटेड है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एच मैंने क्या पढ़ा था, एन बाई डी, यही पढ़ा था, जहाँ पे डी क्या है, एस और एन में जो कॉमन है एच सी एफ है। तो यहाँ पे एच है, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा, एन, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है, एम एन अपॉन डी। डी क्या है, डी क्या था यहाँ पे एन, और एस में जो कॉमन, तो यहाँ पे एम एन है, और एम एन और एम में जो कॉमन आएगा वो यहाँ आएगा, तो एम एन और एम में कॉमन क्या आएगा, एम, ठीक है। तो कैंसिल हो गया एम, तो ऑर्डर ऑफ एच मेरे पास क्या आ गया, एन। दैट मीन्स देखो मेरे पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ एच मेरे पास क्या आ गया, एन आ गया। वो किससे छोटा है, एम एन से। एम एन क्या है, ऑर्डर ऑफ जी, ग्रुप का ऑर्डर है। ग्रुप एच क्या है, जी का एक सब ग्रुप है, एच क्या है, जी का सब ग्रुप है, और इसका ऑर्डर किससे छोटा आ गया, ग्रुप के ऑर्डर से, ग्रुप के ऑर्डर से छोटा आ गया। इसका मतलब एच क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि एच के जी के दो ही तरह के सब ग्रुप होते हैं, एक तो इम्प्रॉपर एक प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर में एक तो आता है आइडेंटिटी, इम्प्रॉपर में एक तो आता है आइडेंटिटी, और दूसरा आता है वो जी खुद। तो इसका मतलब जो प्रॉपर सब ग्रुप आएगा, प्रॉपर सब ग्रुप आएगा वो क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, एच लेस देन क्या आएगा भाई, प्रॉपर जो सब ग्रुप आएगा वो क्या है, जी से क्या होगा, छोटा, ई के इक्वल भी नहीं होगा और जी के इक्वल भी नहीं होगा। तो अगर इम्प्रॉपर होता, मान लो अगर ये एच इम्प्रॉपर होता है, तो इम्प्रॉपर होता या तो जी आता, यानी कि इसका ऑर्डर या तो 1 आता या जी के ऑर्डर के इक्वल आता। तो लेकिन इसका ऑर्डर क्या आया, एन आया। इसका ऑर्डर तो मैंने अभी क्या शो किया, एन, और एन की वैल्यू क्या है, मैंने अभी शो किया था, एम और एन दोनों 1 ही है। तो इस ऑर्डर ऑफ एच क्या है, 1 भी नहीं है, और ऑर्डर ऑफ जी से छोटा आ रहा है। इसका मतलब एच क्या है, सिर्फ क्या बच गया, प्रॉपर सब ग्रुप बच गया। क्योंकि अगर ये इम्प्रॉपर होता तो या तो इसका ऑर्डर 1 आना चाहिए था या जी के बराबर आना चाहिए था। तो ना तो 1 आ रहा है क्योंकि एन आ रहा है, एन की वैल्यू 1 है नहीं, और ना ही जी के बराबर आ रहा है, जी से छोटा है। इसका मतलब ये जो सब ग्रुप है वो क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है।